students, welcome to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So let's continue with your previous chapter. तो पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता किया, उनके बारे में पढ़ा, प्रैक्टिस भी काफ़ी की. तो अब मेजरमेंट से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब हम केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. डिटेल्स तो अगले चैप्टर्स में आएंगी. केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट आर द लॉज बिहाइंड दैट, कौन कौन से लॉज हैं जो इनको गवर्न करते हैं. तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे. देयर आर बेसिकली 5 लॉज which we cover under laws of chemical combination. The first one is law of conservation of mass, then law of constant composition, law of combining volumes, or it is also known as Gay-Lussac's law, then law of multiple proportions, law of reciprocal proportions. ये पांचों के पांचों laws जो हैं they are quite important from examination point of view. तो एक एक करके हम इनको अभी पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ये वही लॉज हैं जो आप अप्लाई करते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, इसकी एप्लीकेशन आप कर रहे हो. अब क्या करना है, इसको पढ़ना है कि वो एप्लीकेशन आई कहाँ से. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आप देखिए, कंजर्व करना, कंजर्व मीन्स जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए, है ना. जैसे हम करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन मास. बट अब हम केमिकल साइंसेस की बात कर रहे हैं, तो किसके मास में चेंज नहीं आएगा. पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ. देखिए जरा यहां फोकस करिए. H2Cl2 और ये बन गया HCl. मैंने बिल्कुल सही लिखा ना. बहुत सारे बच्चों का सिर हिल रहा होगा कि ये गलत है. गलत क्यों है? क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन्स हैं और इधर 1. तो जब तक मैं ऐसे नहीं लिखूंगी ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं हुई. मीन्स अब ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, आप लोगों ने 10th में इक्वेशंस को बैलेंस करने की टेक्निक्स सीखी हैं. हम ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? व्हाई दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड? जस्ट टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, इधर रखिए. अब देखो, अगर यहां पे मान लीजिए मैं यहां 2 नहीं लगाती हूं, अगर हम केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इधर 2 हाइड्रोजन थे, यहां पे हाइड्रोजन कितनी थी 2 ग्राम, और इधर हाइड्रोजन कितनी आई 1 ग्राम. मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गई, गायब हो गई. ओके, अगर मैं यहां पे 2 की बजाय मैं 3 लगा दूं, इसका मतलब इधर हाइड्रोजन 2 ग्राम, इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई अब 3 ग्राम. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हमने क्या कर दी, हमने क्रिएट कर दी. इधर थी क्लोरीन डबल 71 ग्राम, 35.5 होता है एक क्लोरीन का मास, और इधर कितनी हो गई 3. तो 71 के अंदर 35.5 और ऐड हो जाएंगे तो 106.5, तो इधर हो जाएगा 106.5 ग्राम क्लोरीन. तो 35.5 ग्राम क्लोरीन हमने क्रिएट कर दी. और ये दोनों ही चीजें, दीज आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्यों? बिकॉज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. अ सिंपल फिजिकल और केमिकल चेंज. आप मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप मास को जादू से क्रिएट नहीं कर सकते. तो फॉर दिस पर्पस, इन ऑर्डर टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है. इधर 2 ग्राम, इधर 2 ग्राम, इधर 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन. तो दोनों साइड इनके मास क्या आए, सेम. तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. व्हाट इट स्टेट्स, इट वाज गिवन बाय एंटनी लावोजियर इन 1789. ये मैं इसलिए साथ में लिख रही हूं क्योंकि ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं
कि ये लॉ किसने दिया, उस साइंटिस्ट का नाम और जिनके ईयर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे उनको भी मैं साथ में बताते जाऊंगी। तो ये कहता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहां दिया, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जरा इसी को सिंपल वाले एग्जांपल को देखें हम। यहां पे रिएक्टेंट्स में क्या है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, और इधर प्रोडक्ट में कौन है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो देखिए 2 + 71 ग्राम, क्योंकि ये हो जाएगा 2 × 75.5। तो इधर भी क्या है 2 + 71, तो 79 ग्राम, सॉरी 73 ग्राम, 73 ग्राम। तो दोनों साइड आप देख सकते हो मास क्या है, सेम। दिस इज मास ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिससे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखें इस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो क्या है ये, दिस अकाउंट्स फॉर indestructibility of matter, that matter is indestructible, it can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change। अब ये तो एंटोनी लावोजियर ने हमें लॉ तो दे दिया, ओके। अब जब तक वेरीफाई नहीं होगा किसी भी लॉ को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो इट वॉज वेरीफाइड बाय वेरिफिकेशन ऑफ लॉ, इट वॉज डन बाय लेंडोल्ट, ही इज द साइंटिस्ट। अब इसने क्या किया, इसने एक एच शेप्ड ट्यूब ली, तो पहले क्या किया उसने, यहां से ये ओपन थी दोनों ट्यूब्स, और इस ओपनिंग से इसके अंदर उसने फिल किया एक्वस सोडियम क्लोराइड, पानी में घोला नमक, और एक लिम में डाल दिया NaCl एक्वस। अब दूसरी साइड क्या था, इसमें उसने क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, और दूसरी साइड उसने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ये भी पानी में घोला, और एक लिम में इसको ले लिया, फिर इस लिम को ऊपर से कर दिया सील। अब ये अलग लिम में है, ये अलग लिम में है, ठीक है। तो सेंटर से पकड़ा और इसको शेक किया, शेक करते रहे, तो क्या रिएक्शन हुई इनके बीच में, लेट्स सी दैट। NaCl एक्वस प्लस AgNO3, ये भी एक्वस। देखो जब ये दोनों जुड़ेंगे, इसका एनाइन इसके केटाइन के साथ जुड़ जाएगा, इट विल फॉर्म AgCl एंड दिस इज सॉलिड, इसके प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। प्लस कौन बचा, NaNO3, NaNO3, और ये है एक्वस, ये पानी में घुला हुआ ही रहेगा, ठीक है। अब उसने किया क्या, फर्स्ट स्टेज के अंदर स्टेप 1, उसने दोनों लिम्स के अंदर अलग अलग सॉल्यूशंस भरे, ठीक है। NaCl इन वन लिम, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन अदर लिम, और इसका वेट लिया, वेट आ गया W1। फिर उसने इसको देन द ट्यूब वॉज शेकन, इस ट्यूब को बहुत जोर जोर से शेक किया गया, विग्रसली, ट्यूब वॉज शेकन विग्रसली, देन केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। अब क्या केमिकल रिएक्शन हुई, कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड दोनों ही साइड में यहां पे नीचे प्रेसिपिटेट सेटल हो गए, और वो प्रेसिपिटेट किसके थे, सिल्वर क्लोराइड की। केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस, AgCl
settle down as precipitate. वो as precipitate settle down हो गया. तो कौन सी रिएक्शन हुई? NaCl प्लस AgNO3 और ये वाली रिएक्शन हो गई वहां पे. ठीक है. देन अगेन इट वॉज वेड अगेन. तो वेट कितना आया? WB. एंड एवरी टाइम W1 जो था वो W2 के ही बराबर आया. तो यहां से पता चलता है बिफोर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जो उनका मास था दैट वाज कंजर्व्ड. और वो आप इस केमिकल रिएक्शन में अच्छे से देख सकते हो. इधर एक सोडियम, इधर एक सोडियम, इधर एक Cl, इधर एक Cl, एक सिल्वर, एक सिल्वर, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन. ना कोई एटम घटी, ना कोई एटम बढ़ी. तो लेंडोल्फ ने इस एक्सपेरिमेंट को मैनी टाइम्स रिपीट किया और हर बार सेम कंपोनेंट्स लिए, सेम रिएक्शन करी और हर बार W1 जो था दैट वाज इक्वल टू W2. ना W2 ज्यादा हुआ, ना W2 कम हुआ. तो इट वेरीफाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और इस लॉ को हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस. ठीक है. अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. A pure chemical compound always contains, a pure chemical compound always contains same elements combined together in the same definite proportion by weight. अब थोड़ा सा अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर ध्यान दें तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिशन. किसकी कॉम्पोजिशन? केमिकल कंपाउंड की. और ये क्या बोल रहा है कि प्योर केमिकल कंपाउंड के अंदर ऑलवेज, हमेशा सेम एलिमेंट रहते हैं और प्रोपोर्शन भी क्या रहता है? सेम. मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड may be produced by number of sources. ठीक है. देखें, by burning of coal. कोल को बर्न करने से कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2. ओके. by burning of ऑटोमोबाइल फ्यूल. ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो भी फ्यूल होगा, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, तो मैं उसको सिंपल यहां लिखूंगी फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, और ये बनाता है हमेशा CO2 प्लस H2O. देन बाय रेस्पायरेशन देखें, वी एक्सेल CO2 और ड्यूरिंग रेस्पायरेशन होता क्या है? ग्लूकोज. इट इज a fuel for our body. Glucose in the presence of oxygen, ये भी क्या बनाएगा? CO2 plus H2O. तो you can balance it. ठीक है. तो यहां से भी CO2 निकल गया. Then by heating calcium carbonate, this is calcium carbonate marble. तो calcium carbonate, it is heated and we get quicklime plus CO2. ठीक है. और भी बहुत सारे हैं. by burning of candle, बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन कॉमन क्या है? सभी के सभी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड. तो सोर्स चाहे कोई भी रहे, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2. और आपको पता है CO2 के अंदर, इन CO2 रेशो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज, देखें, 12:32. 4 3s 4 8s. It will always be
इट विल ऑलवेज बी 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स में से हमारे पास आए, ये रेशो हमेशा 3:8 ही रहेगी। सिमिलरली वाटर मे बी फ्रॉम एनी सोर्स, अब रेस्पिरेशन में भी वाटर निकल रहा है, मे बी फ्रॉम एनी सोर्स लाइक वेल वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, और वाटर ऑफ पाकिस्तान, जापान, लंदन, अमेरिका, कहीं का भी वाटर आप लोग ले लीजिए। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O इज क्या है? 2:16, 1:8। ये दोनों चीजें आप जहां आपने कंपाउंड की डेफिनेशन की थी, ये चीज आपने वहां पे पढ़ी थी। यहां फोकस करिए जरा। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या रेशो रही? CO2 कार्बन 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16, 6 × 32, और ये 4 की टेबल पे कट होके रेशो आ गई हमारे पास। इसी तरीके से वाटर मे बी फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स like well water, rain water, river water, underground water, but the ratio of hydrogen and oxygen in H2O, it will always be 1:8. Now this is the meaning of law of constant composition, कि किसी भी कंपाउंड के बारे में हम बात करें, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक ही फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वेट के साथ कंबाइन करेंगे। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय Joseph Proust in 1799. Third law, Gay-Lussac's law of combining volumes. Right? It was given by, नाम लॉ में ही दिया हुआ है, Gay-Lussac, and in the year 1808. तो कंबाइनिंग वॉल्यूम्स की बात कर रहा है, और वो मैटर की कौन सी स्टेट है जिसमें हम वॉल्यूम को ज्यादा कंसीडर करते हैं, दैट इज गैशियस स्टेट। तो ये स्पेसिफिकली गैशियस रिएक्टेंट्स एंड गैशियस प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है। गे-लुसैक ने काफी टाइम तक इसी जनरलाइजेशन के ऊपर काम किया, एंड अब उसकी जनरलाइजेशन एक लॉ बन के हमारे सामने वो रखता है। व्हाट ही सेज, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, if conditions of temperature and pressure are maintained, they remain constant, then whenever gases combine, as I told, it talks about gases only, whenever gases combine they do so in volumes। जब भी gases आपस में combine करती हैं, chemically react करती हैं, वो हमेशा किस तरीके से react करती हैं? they always do so in वॉल्यूम्स। ओके, तो एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये जो वॉल्यूम्स है दे विल बी ऑलवेज इन होल नंबर रेशो विद रिएक्टेंट्स एज वेल एज गैशियस प्रोडक्ट। ला आपको सुनने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बट इट्स टू सिंपल। व्हेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम और गैसेस कंबाइन कर रही हैं, तो गैसेस का कॉम्बिनेशन जो है इट विल बी ओबेड बाय वॉल्यूम्स, इट विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, दैट वन वॉल्यूम इज कंबाइनिंग विद अनदर। दे डू सो इन वॉल्यूम्स, क्योंकि इस टाइम तक एटम मॉलिक्यूल का कंसेप्ट नहीं था। तो जो गैसेस के ऊपर उसने काम किया, उसने उनको वॉल्यूम्स के अंदर ही स्टडी किया। व्हेन एवर ही मेड टू रिएक्ट दोज गैसेस, ही कंसिडर्ड देयर वॉल्यूम्स, उन वॉल्यूम्स में ही लिया। तो वो जो वॉल्यूम है दे विल बी इन सम होल नंबर रेशो रिएक्टेंट्स एज वेल एज विद गैशियस प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल, दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज क्लोरीन गैस, दे कंबाइन टू फॉर्म HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब आप देखिए ये एक ही मॉलिक्यूल है, मैं मॉलिक्यूल बोल सकती हूं क्योंकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो उसने कहा कि ये है एक वॉल्यूम, क्लोरीन का भी एक वॉल्यूम, तो HCl के कितने वॉल्यूम बने?
2 वॉल्यूम। तो रेशो क्या आई, ये रिएक्टेंट्स है दोनों और ये प्रोडक्ट है, तो रेशो आई 1:1:2, जिसमें ये है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। बस इतना सिंपल सा लॉ है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये बाय चांस है कि 1:1:2 हो गया। ये रेशो कभी भी रिएक्टेंट को प्लस करके प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगी। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये बनता है अमोनिया। नाइट्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस. Let it be balanced. Okay, 2 nitrogen, 2 nitrogen. Now 3 2s are 6 hydrogens here. It will get multiplied by 3. Okay, now 1 volume of nitrogen, 3 volumes of hydrogen, and what we are getting, 2 volume of ammonia. Now this is according to Gay-Lussac. तो रेशो क्या आई, 1:3:2, जिसमें ये क्या है, रिएक्टेंट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट. ओके, सो सिंपल ना. तो देखिए what we got here. Kindly focus on the chemical reaction. Whenever gases combine under the similar conditions of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so in volumes. ये गैस और ये गैस आपस में कंबाइन करेंगी और वो कैसे कंबाइन करेंगी, इन वॉल्यूम्स. एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट. यही ला था, आपस में भी एक सिंपल होल नंबर रेशो में रहेंगी और जो उनका गैसियस प्रोडक्ट है उसके साथ भी. तो रेशो क्या आई, 1:1:2. एंड इन अमोनिया we are getting 1 volume, 3 volume, they are reacting together to form 2 volume of product. तो इनकी रेशो क्या रही, 1:3:2. But just remember one thing, this law is applicable only for gaseous system. Reactant in gaseous state and product is also in gaseous state. तो आज के लिए यही 3 laws हम करेंगे. Stay tuned for next 2 laws. Thank you.